जिस तरह यूनिवर्स का स्पीड लिमिट होता है वैसे यूनिवर्स का टेम्परेचर लिमिट भी होता है और वो गर्म के मामले में तो मिलियन बिलियन तक जा सकता है, लेकिन ठंडे के मामले में आपको जान के चौकनेस वाली फीलिंग आएगी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे और कुछ भी नहीं हो सकता। ये यूनिवर्स का सबसे ठंडा स्टेट है और ये एस्टिमेट किया गया है कि ब्लैक होल में जो टेम्परेचर होता है वो इतना ही होता है, -273.14999999। मतलब कोई भी चीज एब्सोल्यूट जीरो के आगे नहीं जा सकती है, जस्ट लाइक द स्पीड लिमिट। तो वो एब्सोल्यूट जीरो के जस्ट ऊपर जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर होता है ब्लैक होल में, ये एस्टिमेट किया गया है। और इस टेम्परेचर पे -273.15 पे आज तक कोई लैब रीच नहीं कर सका है। ना ही नेचर में ये टेम्परेचर कहीं पे पाया जाता है, ना ही यूनिवर्स में इतना ठंडा टेम्परेचर कहीं पे पाया जाता है। ये पाया गया है कि जहाँ पे डीप स्पेस होगा, जहाँ पे कोई तारा दूर दूर तक नहीं होगा, यूनिवर्स के सबसे कोल्डेस्ट रीजन में भी -270 हाईएस्ट होगा, 270 से ऊपर नहीं। और एब्सोल्यूट जीरो तो 273.15 है। तो ये पाया गया है कि इस टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन्स मूव ही करना बंद कर देते हैं। ये कितनी गजब बात है ना कि यूनिवर्स का भी ठंडा का लिमिट है, इसके ऊपर मैथमेटिकली पॉसिबल है ही नहीं। बट मेरा माइंड ये कहता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से मतलब स्टूपिड लगा सुनने में, लेकिन -1000 भी होगा कहीं ना कहीं, बस मिला नहीं है वैज्ञानिकों को। लेकिन यही है कि ये जस्ट एक जोक की तरह है। एक्चुअल में सीरियस में जो मैथमेटिक्स है वो इसके आगे अलाउ ही नहीं करती टेम्परेचर को। साइंस कितनी अजीब है, इसको फील करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कोर्स लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी, लाइट और यूनिवर्स के नेचर के बारे में पता चलेगा। लेकिन जब आप वही क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स लोगे तो आपको यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। इतनी अजीब है। क्वांटम मैकेनिक्स की माने तो ये दुनिया रियल है ही नहीं, आप और हम रियल है ही नहीं। जो रियलिटी का जो डेफिनेशन है ना कि क्या रियल है क्या अनरियल है, किस रेफरेंस पॉइंट से रियल और अनरियल है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स ऐसी टॉपिक है ना कि मैं कभी एक पूरे 1 घंटे का वीडियो लाऊंगा इस पे, क्वांटम मैकेनिक्स पे, और आपको बताऊंगा कि कैसे जब हम लोग कोई चीज को देखते हैं तभी वो रियल बनती है। और आपने ये तो सुना ही होगा कि अभी जो काम आप कर रहे हो वो भविष्य को अफेक्ट करेगी। आपका भविष्य कैसा होगा वो आप आज जो कर रहे हो उससे तय होता है। भाई मेरे, ये बात मानो, आप क्वांटम मैकेनिक्स को आप जब पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भविष्य की घटनाएं पास्ट को इफेक्ट करती है। जब क्वांटम मैकेनिक्स में वेव और पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया गया तब ये पता चला कि फ्यूचर का जो इवेंट है उसका इफेक्ट जो है वो पास्ट पे हो रहा है। इस चीज के रेफरेंस में आप आर्टिकल्स को देख सकते हो, लेकिन इस चीज को समझने में आपको मजा आ जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स में एक थ्योरी है जिसका नाम है रेट्रो कैजुअलिटी, और ये इस चीज को सजेस्ट करती है कि एक पार्टिकल टाइम में वापस जाके अपने दूसरे इंटेंगल्ड पार्टिकल को इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये बहुत ही गजब बात है। जब हम टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा की बात करते हैं तो बहुत सारे पैराडॉक्सेस हमारे माइंड में आते हैं, जैसे ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा। पैराडॉक्स भरे रहते हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो ये कहता है कि अगर कोई इंसान पास्ट में जाके वो अपने दादाजी को मार दिया तो फिर ये आखिर कैसे हो सकता है। पास्ट में किसी भी तरह चल गया और अपने ग्रैंडफादर की हत्या कर दिया तो वो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। ये एक पैराडॉक्स है। और यही देख के थॉट आता है कि क्या पास्ट में जाना संभव हो भी सकता है, तो वर्म होल के थ्रू हो सकता है पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे बात आती है, ये जो पैराडॉक्स है इसका सॉल्यूशन है, तो इसी का सॉल्यूशन
एक बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट इगोर नोविकोव ने किया। इन्होंने एक सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को ले आया, नोविकोव का सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही फेमस है साइंस की दुनिया में। तो ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि हम जब पास्ट में जाएंगे और भले ही कुछ भी करेंगे, तो पास्ट में हम चले गए तो इस टाइमलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली मैं दादाजी का हत्या कर दिया, फिर वापस आएगा तो वो इंसान उस पास्ट को बदला नहीं होगा। पास्ट कांट बी चेंज्ड, बल्कि वो एक नया टाइमलाइन क्रिएट कर देगा, एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें वो जन्म नहीं लेगा क्योंकि उसका दादाजी तो है ही नहीं, तो वो अपना अलग यूनिवर्स बनाएगा। इस यूनिवर्स से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो एक्चुअल में एडिशनल टाइम लाइन बनता है जिससे कि पैराडॉक्सेस नहीं होते होंगे। तो अगर हम लोग वार्म होल को बड़ा करके उसमें जाके पास्ट में चले भी गए, तो पास्ट को बदल देना ताकि इस यूनिवर्स में कुछ अच्छा हो जाए, ये नहीं हो पाएगा। किसी बड़े लड़ाई को रोक देना और उससे आपका इस यूनिवर्स में कुछ बदल जाएगा, ये नहीं होगा, बल्कि वो अपना टाइमलाइन बनेगा और इधर अपना सेपरेट टाइमलाइन है, जो कि ये यूनिवर्स है जहां से वो पास्ट में गया है। इसी को सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहा जाता है। तो स्टीफन हॉकिंग ने इन्हीं पैराडॉक्सेस के चलते कहा था कि टाइम ट्रेवल इम्पॉसिबल है, कि दादाजी को मार दिया तो तुम कैसे जन्म लिया। लेकिन नए प्रिंसिपल इसको एक्सप्लेन कर रहे धीरे धीरे, जिसके एक्सप्लेनेशन में सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन है मल्टीपल टाइमलाइन वाला। लेकिन इस चीज से बहुत सारे लोगों के मन में एक थॉट आता है कि अगर हम लोग टाइम को बदल ही नहीं पाएंगे, पास्ट को चेंज ही नहीं कर पाएंगे, तो पास्ट में जाने का फायदा क्या। तो फायदा यही कि आप उस टाइम में जाके अपना एक मनचाहा टाइमलाइन वाला यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हो, एक अलग टाइमलाइन, और ये दुनिया में भी कभी भी आ सकते हो अगर उस टाइम की टेक्नोलॉजी अलाउ की तो। क्या आपको एक डीप सी फैक्ट पता है? एक बहुत ही डीप बात है ये, कि जो लोग एस्ट्रोनॉमी, यूनिवर्स, ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, ऐसी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके अंदर ईगो, जेलसी है वो बहुत ही कम रहता है। ऐसा क्यों पाया गया है? क्योंकि जब आप यूनिवर्स को पूरा जूम आउट करके देखने लगते हो और आप ये जानते हो कि इस वास्ट से यूनिवर्स पे आप एक चींटी के बराबर है, तो फिर क्या ईगो रहेगा। एंड सबसे बेस्ट तरीका है ये एक सिंपल सी ईगो रखने का, कि आप इस दुनिया के रियलिटी को एक्सप्लोर करो। तब आपको ये पता चलेगा कि आप चींटी से भी छोटे हो इस ब्रह्मांड के लिए, आप कुछ भी नहीं हो इस ब्रह्मांड के ताकत के सामने। जो लोग स्पेस, यूनिवर्स, स्टार, गैलेक्सीज, ब्लैक होल, इन सब चीजों की स्टडी करते हैं, उनके लिए ये सब घमंड, मैं बहुत ऊंचा हूं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसा कि मेरा भी पर्सनल ओपिनियन यही है। क्या आपने कभी क्वासार के बारे में सुना है? क्वासार एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है कुछ ऐसा, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो कि गैस और बाकी पार्टिकल्स को खा रहा हो, और जिस जगह पे वो चीजों को कंज्यूम कर रहा हो वो बहुत ब्राइट दिखे, तो उसे क्वासार कहते हैं। मतलब इस पूरे ब्लैक होल के सीन को ही क्वासार कहते हैं। अब यहाँ पे चीज देखो, एक इस पूरे यूनिवर्स का सबसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जब ब्राइटनेस की बात आती है, जैसे कोई लाइट है, ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस में कोई चीज कितनी ब्राइट हो सकती है, तो ब्राइटनेस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है वो क्वासार्स को ही माना जाता है। इस दुनिया क्या, पूरे यूनिवर्स का सबसे जो डार्केस्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो कि ये ब्लैक होल, वही इस दुनिया के सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट क्वासार्स को जन्म देता है। एंड क्वासार की बात करें तो आप इसका स्निपेट देख सकते हो विकिपीडिया का, कि ये सबसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे नोन यूनिवर्स का। और इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ब्राइटेस्ट क्वासार जो पाया गया है वो है 3C273, जो कि विर्गो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। न्यूट्रिनोज के बारे में मैंने आपको बताया था कि 650 ट्रिलियन न्यूट्रिनोज हर सेकंड पास हो रहे हैं हमारे धरती से, हमें दिख नहीं रहे। ब्रह्मांड में हर जगह न्यूट्रिनोज बरसते रहता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको डिटेक्ट करने के लिए दुनिया भर में कई टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं। तो उसी में से एक टेलीस्कोप का पिक्चर देखो यहाँ पे, कि एक ऐसा डिटेक्टर है जो कि अल्ट्रा प्योर वाटर से भरा हुआ है।
एक ऐसा न्यूट्रिनो डिटेक्टर है जो कि वाटर से भरा हुआ है और इतने सारे मशीन्स मिल के यहाँ पे काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हो वैज्ञानिकों को कि ये कैसे पीरियोडिक मेंटेनेंस कर रहे हैं उन मशीन्स का। ये है सुपर कामियोकांडे न्यूट्रिनो डिटेक्टर जो कि जापान में मौजूद है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए हैं। इस पे अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं रिसर्चेस पे। सोचो ये कितनी सीरियस चीज है।